अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग गुड। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आई डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स एट लर्नर्स अकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग अब तक बात कर चुके हैं इंटरफेस ऑफ सेल डिवीज़न की। उसकी बड़ी डिटेल हमने बात की और काफ़ी आपके कमेंट्स मैंने उसके अंदर देखे भी। उसके बाद हमने बात की माइटोसिस की। माइटोसिस चूँकि एक बड़ा टॉपिक था, उसको हमने 2 लेक्चर में डिवाइड किया, माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2 को। तो अगर आप में से किसी ने अभी ज्वाइन किया है और उसने इंटरफेस वाले और माइटोसिस वाले लेक्चर नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को यहाँ स्टॉप करें, पहले जाएं इंटरफेस के और माइटोसिस के लेक्चर देखें और फिर वापस आएँ और फिर आज के लेक्चर से हमारे साथ जो है वो ज्वाइन इन करें। आज मैं आपसे जो बात करूंगा वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा और वो सेल डिवीज़न का दूसरा मेन पार्ट है, कंपोनेंट है। और आज हम बात करेंगे मियोसिस की। मियोसिस चूँकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम फर्दर डिवीज़न में डिवाइड भी करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज का ये लेक्चर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ। पहले पार्ट में हम मियोसिस की डेफिनेशन को समझेंगे। मियोसिस की डेफिनेशन को समझ के उसकी चंद स्पेशलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे उसके 2 डिवीजन्स की और फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे मियोसिस 1 को कंटिन्यू करेंगे, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 और फिर उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम मियोसिस 2 को और साथ में उसके एडवांटेजेस की हम जो है वो बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से आपने समझना है। मियोसिस में बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आइए ज़रा इसकी बात शुरू करते हैं। जब हम मियोसिस की बात करेंगे तो मियोसिस को एज यू ऑल नो, मियोसिस को रिडक्शन डिवीज़न भी कहा जाता है। तो मियोसिस इज़ ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीज़न। और आपको पता है ये इसकी माइटोसिस से कंपैरिजन में बात की जाती है, क्योंकि माइटोसिस में हमने बात की थी कि जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनते हैं तो उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो वही होता है जो डॉटर सेल्स के अंदर पेरेंट सेल वाला क्रोमोसोम नंबर आ जाता है। मियोसिस में ऐसा नहीं है। मियोसिस में जो डॉटर सेल बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल से आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। चूँकि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है इसलिए हम इसको रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। जब हम मियोसिस बात करें तो मियोसिस क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न in which a parent cell is divided into 4 डॉटर सेल्स। अब आप इसके कंपैरिजन में याद कीजिए, माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि माइटोसिस में जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। यहाँ पर 2 में नहीं होगा, यहाँ पर 4 में होगा। कैसे होगा वो बात करेंगे हम उसकी। एक चीज़ जो ऑलरेडी मैंने आपने डिस्कस की रिडक्शन डिवीज़न में कि डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे पेरेंट सेल से तो पेरेंट सेल के मुकाबले में जो डॉटर सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और इसका बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम उसकी बात करेंगे कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। याद कर लीजिए, हमने पढ़ा था कि माइटोसिस जो है वो सोमेटिक और जर्म सेल दोनों में होती है। मियोसिस आमतौर पर जर्म सेल्स में होती है और सिर्फ डायप्लॉइड सेल्स के अंदर होती है। मियोसिस सिर्फ जो है वो डायप्लॉइड सेल में होती है। माइटोसिस हमने पढ़ा था डायप्लॉइड में भी हो सकती है, हैप्लॉइड में भी हो सकती है। तो टेक्स प्लेस इन डायप्लॉइड जर्म सेल्स। अगर आपको माइटोसिस 1 वाला लेक्चर याद हो, मैं इसलिए बार बार उसको आपको रेफ़र कर रहा हूँ कि अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले वो जाके देखे, क्योंकि हम इसके कंपैरिजन में याद करेंगे, हमें चीज़ें याद करना बहुत आसान हो जाती हैं। तो जब हम देखते हैं माइटोसिस को तो वो जर्म सेल में भी होती थी, सोमेटिक सेल में भी होती थी, डायप्लॉइड सेल में भी होती थी, हैप्लॉइड सेल में भी होती थी। मगर मियोसिस में ऐसा नहीं होगा। मियोसिस सिर्फ डायप्लॉइड सेल में होगी और आमतौर पे जर्म सेल में होती है, क्योंकि मियोसिस
हेल्प्स इन गैमीट फॉर्मेशन। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस में या oogenesis में या जिसके अंदर आपके प्लांट के अंदर स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, वहाँ पर स्पोर मदर सेल्स में ये वहाँ पर हमें जो है वो हेल्प करती है। अच्छा, फिर माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि माइटोसिस एक बहुत स्मूथ सेलिंग प्रोसेस है। एक दफ़ा शुरू हो जाएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और सेल को डिवाइड करके छोड़ेगा। मियोसिस में ऐसा नहीं है। मियोसिस के प्रोसेस में बहुत सारे ब्रेक्स आते हैं, खासतौर पर oogenesis में जब आप पढ़ेंगे, एडवांस स्टडीज़ करेंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें कितने ज़्यादा जो है वो ब्रेक्स वहाँ पर लगते हैं। तो इट्स ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। कभी कभी कुछ ओवम ऐसे होते हैं कि जो जब मियोसिस में जाते हैं, oogenesis के प्रोसेस में, तो वो 45 ईयर्स तक मियोसिस के अंदर जो है वो अरेस्ट रहते हैं। ऐसा होता है। वो जब आप इसको डिटेल में पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ आएगा इसका मतलब क्या है। अच्छा, अब चूँकि मियोसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो हमने क्या किया है, हमने मियोसिस को समझने के लिए 2 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग meiosis is divided into meiosis 1 या इसी को हम meiotic डिवीजन भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ आवर ट्रू meiosis, और इसी को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारा जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। अब चूँकि ये हमारी meiosis 1 है तो फिर हमने इसको फर्दर 4 सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है और वो आपको पता है कौन कौन सी हैं। वो हमारे पास है प्रोफेज 1, देन वी हैव मेटाफेज 1, देन वी हैव एनाफेज 1, देन वी हैव टीलोफेज 1। तो लाइक माइटोसिस हमने इसको भी 4 फेज में डिवाइड किया हुआ, बट हमने इसको मियोसिस 2 से डिस्टिंग्विश करने के लिए मियोसिस 1 का 1 उठा के हर स्टेज के साथ एंड में उसके साथ जो है वो 1 लगा दिए। नाउ जो सेकंड डिवीजन होती है मियोसिस की, विच इज कॉल्ड मियोसिस 2, और इसी को हम माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं। इसको माइटोटिक डिवीजन इसलिए कहते हैं बिकॉज ये बिल्कुल माइटोसिस की जैसी है। इसीलिए मैं फिर आपको कहूँगा कि आप जाइए पहले माइटोसिस वाला लेक्चर देखिए, फिर उसको देखिए, ताकि जब हम माइटोटिक डिवीजन पढ़ें तो उसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इसको भी हमने 4 फेज में डिवाइड किया हुआ है। इट इज़ प्रोफेज 2। अब आप समझ रहे होंगे कि ये 2 मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने मियोसिस 2 से लिया है। देन वी हैव मेटाफेज 2, देन वी हैव एनाफेज 2, and in the last we have telophase 2। तो इस तरीके से हमने मियोसिस के पूरे प्रोसेस को 2 डिवीजन में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में, और फिर इन दोनों डिवीजन्स को 4 सब फेजेस में, जैसे हमने माइटोसिस डिवाइड किया था बिल्कुल वैसे ही 4 सब फेजेस में डिवाइड किया हुआ। जब हम माइटोसिस या मियोसिस को देखते हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त एम्ब्रियोलॉजिस्ट है जिनका नाम माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस लिया जाता है, जिन्होंने सारे प्रोसेस वहाँ पर हमें एक्सप्लेन किए थे। और बहुत ही गलत बात होगी अगर उनका जिक्र ना किया जाए। आपने नाम सुना हो शायद एवोल्यूशन में भी उनका, जो उन्होंने लेमार्किज्म को जो है प्रैक्टिकली डिस्प्रूव किया था, डॉक्टर ऑगस्ट वाइजमैन, एक बहुत ज़बरदस्त एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। उनका नाम लिया जाता है कि उन्होंने माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम किया। तो अब जब ये सारा हमने एक बेस बना लिया है, सारी इंट्रोडक्शन हमने सेट कर लिए, तो आइए अब हम चलते हैं और जल्दी से हम लोग बात करते हैं किसकी, मियोसिस 1 की। और इस पार्ट ऑफ द लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की, क्योंकि प्रोफेज 1 एक बहुत बड़ी स्टेज है और हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है।
अच्छा, जब हम मियोसिस 1 को देखते हैं, मियोसिस 1, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मियोसिस 1। तो जो मियोसिस 1 है, ये किसी भी सेल डिवीज़न की जिसको हमने आज तक स्टडी किया है उसकी सबसे लेंदी जो है वो स्टेज है। तो इट इज़ लेंदी इन ड्यूरेशन, और ये कई दफ़ा तो सालों तक भी चलते रहते हैं, जैसे मैंने आपसे ओजेनेसिस के उसके अंदर डिस्कस किया। फिर ये ट्रू मियोसिस है, क्योंकि एज इट रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। ठीक। अच्छा, ये बात ऑलरेडी आपको पता लग गई कि हमने इसको 5 फेज में डिवाइड किया हुआ, तो मैं आपसे प्रोफेज 1 की बात करता हूँ आज। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट सब स्टेज विच इज़ प्रोफेज 1। अब यहाँ पर 2 बातें हमें ध्यान में रखनी है, जो मैंने आपको माइटोसिस के लेक्चर में भी समझाई थी। एक तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो इवेंट इंटरफेज में हुए थे वो सारे इवेंट यहाँ पर होकर सेल प्रोफेज में आए, नंबर 1। नंबर 2, आपने ध्यान में रखना है कि जो इवेंट हमने माइटोसिस की प्रोफेज में पढ़े थे, आप रिकॉल करें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था उसमें न्यूक्लियर डिसअपियर हो रहा था, न्यूक्लियर मेमोरी डिसअपियर हो रही थी, क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो रहे थे। इसके साथ साथ वहाँ पर जो आपके क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो रही थी, क्रोमोसोम पेरीफ्री की तरफ से, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी वहाँ हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी हो रही। प्रोफेज 1 में मैं आपसे कैरेक्टरिस्टिकली उन चीज़ों की बात करूँगा जो माइटोसिस की प्रोफेज में नहीं हो रही थी। तो ये बात आपने अपने बैक ऑफ माइंड में रखनी है कि प्रोफेज में माइटोसिस वाली प्रोफेज वाले सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो प्रोफेज 1, इट इज़ दी लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन नोन। ये इतनी लेंदी है कि हमने इसको फर्दर 5 सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो डिवाइडेड इनटू 5 सब फेजेस, और वो कौन सी हम एक एक करते जाते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो देखते जाते हैं। इनमें से जो पहली हमारे पास है नंबर 1, उसको हम कहते हैं लेप्टोटीन। अब आपने ध्यान में रखना है कि जो लेप्टोटीन में वर्ड लेप्टोज है, ये ग्रीक वर्ड से बना है लेप्टोज से, और इसका मतलब होता है फाइन थ्रेड, यानी बहुत ही बारीक धागा। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर जो हमें क्रोमोसोम नज़र आते हैं वो इतने ज़्यादा बारीक होते हैं कि हम उनको विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते, और हम उनको क्रोमोसोम कहते भी नहीं है। वी गिव देम अ स्पेशल टर्म, इट्स कॉल्ड क्रोमोनिमेटा। तो chromosomes are too thin to be seen without electron microscope। और मैंने आपको बताया उनको क्या कहा जाता है, टर्म्ड एज क्रोमोनिमेटा। तो अभी हम उनको क्रोमोसोम कहते ही नहीं, हम उनको क्रोमोनिमेटा कहते हैं। बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं, और विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हमें नज़र भी नहीं आ रहे होते। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं, और आपको पता होगा कि जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में आके पेयरिंग कर लेते हैं, और ये हमारी दूसरी स्टेज है जिसको हम नाम देते हैं जाइगोटीन का। तो जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में होती है साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस टेक्स प्लेस। अब आप मेरे से पूछेंगे इमीडिएटली कि साइनेप्सिस क्या होती है। मैं आपको समझाता हूँ साइनेप्सिस क्या है। इट इज़ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और ये बात आपको अच्छी तरह मालूम होगी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं
होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जो देखने में एक जैसे होते हैं ना, तो वो आपस में आके पेयरिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है, जब एक जैसे क्रोमोसोम एक साथ आके खड़े होते हैं, लेट सपोज कि ये क्रोमोसोम है अभी बहुत पतला है और ये इस क्रोमोसोम के साथ यहाँ पर आके खड़ा हो गया, तो ये जो चीज़ हमें नज़र आएगी, इस स्ट्रक्चर को, इस पेयर्ड स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे बाइवेलेंट का। हम इसको किसका नाम दे देंगे? बाइवेलेंट का। अभी याद रहे, ये क्रोमोसोम्स इतने बारीक हैं, इतने बारीक हैं, इतने बारीक हैं कि हम इनको विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की देख भी नहीं सकते, तो हमें इसके इंडिविजुअल क्रोमेटिड अभी नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा जी, तीसरी स्टेज आ जाएगी जिसको हम कहते हैं पैकेटिंग। अब पैकेटिंग में क्या होगा, यही क्रोमोसोम अपने ऊपर फर्दर कॉइलिंग करेंगे एंड दे स्टार्ट बिकमिंग विजिबल। तो क्रोमोसोम्स coil upon themselves and start becoming visible. अच्छा, अब आप ये बात अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अभी हमें इसके इंडिविजुअल क्रोमेटिड नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि हमें क्रोमोसोम बहुत ही बारीक नज़र आ रहे थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अब ऑब्वियसली जब इसकी थिकनेस बढ़ेगी तो हमें इसके इंडिविजुअल क्रोमेटिड नज़र आना शुरू हो जाएंगे और हमें इस तरह से जो इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स हैं वो नज़र आने लगेंगे। इस तरह से हमें इंडिविजुअल क्रोमेटिड नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि यही जो आपका बाइवेलेंट था जिसमें इंडिविजुअल क्रोमेटिड नज़र नहीं आ रहे थे, जब उसमें इंडिविजुअल क्रोमेटिड नज़र आने लगे तो यही जो आपका बाइवेलेंट है ये बन गया जनाब अली आपका टेट्रेट। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने टेट्रेट के नाम देना है। अच्छा, अभी आपको फ़र्क समझ आ गया इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो बाइवेलेंट में और टेट्रेट में विजिबिलिटी का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। यानी यहाँ पर हमें इंडिविजुअल क्रोमेटिड नज़र नहीं आ रहे थे, यहाँ पर हमें इंडिविजुअल क्रोमेटिड नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने अलग अलग बनाया ताकि आपको समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूँ। बेसिकली ये अलग अलग होते नहीं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और आपको पता है जिस जगह नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में मिल जाते हैं उस जगह को कियाज़मा कहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं चौथे फेज़ की जिसको हम कहते हैं डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो कि मियोसिस की जान है, उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। अब कोई हमसे सवाल पूछ सकता है अभी क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? तो इट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स थ्रू कियाज़मा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कियाज़मा की, कियाज़मा की चीज़। तो बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स थ्रू कियाज़मा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ज़रा को समझते हैं कि क्या चीज़ है। अब देखें, इसी पेयर को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ तो ये हमारे पास दो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। दिस इज आवर क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। इसके साथ हाथों से हाथ मिला है ये इसका होमोलोग खड़ा हुआ विजिति क्रोमोसोम नंबर 2। यही दोनों क्रोमोसोम मैंने यहाँ पर सिंबल करके बना लिए। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर ये दोनों क्रोमोसोम आपस में मिल रहे हैं। तो ये जगह जहाँ पर ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में मिल रहे हैं, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपको पता है कि वो क्रोमेटिड होते हैं जो कि दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के पार्ट हो। इस जगह को हम कहते हैं कियाज़मा। तो कियाज़मा इज पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। So it's a point of meeting of non-sister chromatids। सही। अच्छा, अब होगा क्या? अब होगा ये
कि जो फाइनल स्टेज आएगी हमारे पास प्रोसेस की, जिसको हम कहते हैं डायाकिनेसिस। डायाकिनेसिस में ये कियास्मा ब्रेक हो जाएगा, और ये बात आपने बहुत जहन में रखनी है क्योंकि मियोटिक एरर्स का जो दारोमदार है वो इसी ब्रेकिंग ऑफ कियास्मा के ऊपर है। अगर ब्रेकिंग ऑफ कियास्मा हो जाएगी तो चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, अगर ब्रेकिंग ऑफ कियास्मा नहीं हुआ तो फिर इसमें एबनॉर्मलिटी पैदा होंगी। वो हम मियोटिक एरर का सेपरेट लेक्चर करके हम उसमें बात करेंगे। तो डायाकिनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब व्हाट इज टर्मिनलाइजेशन? इट इज ब्रेकिंग ऑफ कियास्मा। ब्रेकिंग ऑफ कियास्मा। तो इस तरह से ये इतने सारे वो इवेंट हैं जो आपने माइटोसिस की प्रोफेज में नहीं देखे थे। मैं फिर आपको ये बात याद दिला दूँ कि जो इवेंट माइटोसिस की प्रोफेज में हो रहे थे वो सारे साथ साथ यहाँ पर हो रहे होंगे। न्यूक्लियर मूवमेंट डिसअपियर हो रही होगी, न्यूक्लियर डिसअपियर होगा और स्पिंडल फाइबर बन रहे होंगे। क्रोमोसोम्स के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो तो आपने खुद अपनी जो है वो आंखों से देख ली। तो इस पार्ट ऑफ लेक्चर को आज हम यहाँ पर रोकते हैं। अब अगले लेक्चर में जब आपकी मेरी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे मियोसिस 1 के फर्दर स्टेप्स की, कि मेटाफेज 1 एनाफेज 1 में क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास मेटाफेज 2 के अंदर क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।